बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्याज का उधार देय कोष सिद्धांत, द लोनेबल फंड थ्योरी या ब्याज का 9% सिद्धांत। इस सिद्धांत को ऋण योग्य कोष सिद्धांत, ऋण देय कोष सिद्धांत एवं ब्याज के नवीन क्लासिकल सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय स्वीडन के अर्थशास्त्री विक्सेल, ओहलिन तथा मेडल को जाता है। इस सिद्धांत में ब्याज की दर का निर्धारण करते समय वास्तविक तत्वों के अलावा मौद्रिक तत्वों जैसे मुद्रा का संचय, असंचय, बैंक साख आदि को शामिल किया जाता है। यह सिद्धांत प्रतिष्ठित सिद्धांत के ऊपर एक सुधार है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज बचत का प्रतिफल नहीं बल्कि उधार देय कोषों के प्रयोग का प्रतिफल है। ब्याज दर का निर्धारण उधार देय कोषों की मांग व पूर्ति के द्वारा होता है। ऋण प्रदान करने वाली व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा ऋणों की जो मात्रा मुद्रा बाजार में उपलब्ध की जाती है और ऋण लेने वाले व्यक्तियों संस्थाओं द्वारा मुद्रा बाजार से जितनी मुद्रा की मांग की जाती है उन समस्त मुद्रा मात्रा के योग को उधार देय कोष कहते हैं। तो उधार देय कोष सिद्धांत के अनुसार कि ब्याज की दर का निर्धारण वहाँ होता है जहाँ पर उधार देय कोषों की मांग व पूर्ति एक दूसरे के बराबर हों। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ऋण योग्य कोष की पूर्ति। इस सिद्धांत के अनुसार ऋण योग्य कोष की पूर्ति के 4 स्रोत हैं: बचत, सेविंग, बैंक शाख, असंचय और अनिवेश। पहला है बचत, सेविंग। आय और उपभोग व्यय का अंतर बचत कहलाती है, अर्थात उपभोग करने के बाद जो आय शेष रह जाती है वही बचत है। बचत व्यक्तिगत क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र तीनों द्वारा की जाती है। व्यावसायिक बचतें ब्याज की दर से प्रभावित होती है। बचत की पूर्ति और ब्याज की दर में सीधा संबंध होता है। ब्याज की दर में वृद्धि होने से बचतें बढ़ेगी और ब्याज में कमी होने से बचतों में भी कमी हो जाएगी। फिर है बैंक शाख। व्यापारिक बैंक शाख का निर्माण कर सकते हैं। ब्याज की ऊंची दर के ऊपर बैंक अधिक रुपए उधार देंगे और ब्याज की नीची दर पर बैंक कम रुपए उधार देंगे। तो इस प्रकार ब्याज की दर और बैंक शाख में भी सीधा संबंध पाया जाता है। फिर है असंचय। मुद्रा का एक और प्रमुख कार्य है संचय। संचय से अभिप्राय संपत्ति के उस भाग से जिसे लोग मुद्रा के रूप में रखना चाहते हैं। यदि ब्याज दर अधिक होती है तो संचय की हुई राशि असंचित कर दी जाती है। यदि ब्याज दर कम हो तो असंचय की मात्रा कम होगी। इसी प्रकार ब्याज की दर और असंचय के बीच में प्रत्यक्ष और सीधा संबंध पाया जाता है। अगर ब्याज की दर कम होगी तो असंचय की मात्रा भी कम होगी और अगर ब्याज की दर अधिक होगी तो असंचय की मात्रा भी अधिक होगी। फिर है अनिवेश। अनिवेश से तात्पर्य यह है कि जो उद्योग धंधे चल रहे हैं उनको बेचकर उधार ली गई पूंजी का भुगतान कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति को अनिवेश कहा जाता है। अगर ब्याज की दर अधिक होती है तो अनिवेश भी अधिक होगा और ब्याज की दर कम है तो अनिवेश भी कम होगा। तो इस प्रकार इन दोनों में भी सीधा संबंध पाया जाता है। तो ऋण योग्य कोषों की पूर्ति इन 4 स्रोतों को सम्मिलित करके व्यक्त किया जा सकता है। SL = S + M + DH + DI। यहाँ SL का मतलब है सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड, S का मतलब है सेविंग, M का मतलब है बैंक क्रेडिट, DH का मतलब है डिस होर्डिंग असंचय, DI का मतलब है डिस इन्वेस्टमेंट अनिवेश। तो इस प्रकार से ऋण योग्य कोषों की पूर्ति इन चारों का योग होता है। उधार देय कोषों की पूर्ति केवल बचत से ही नहीं बल्कि बैंक शाख की मात्रा से भी होती है। तो असंचय व अनिवेश DI की मात्रा उधार देय कोषों की बैंक शाख की मात्रा में सम्मिलित है। तो इस प्रकार
उधार देय कोषों का पूर्ति वक्र बचत व बैंक साख S+M दोनों के योग से बनता है और विभिन्न ब्याज दरों से संबंध होता है। तो इसका जो वक्र बनेगा उधार देय कोषों का पूर्ति वक्र, वो धनात्मक ढालों का या ऊपर की ओर उठता हुआ बनेगा, क्योंकि इन दोनों में सीधा संबंध है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। SL जो है, S+M जो है, वो उधार देय कोषों का पूर्ति वक्र है, जो कि ब्याज की दर और उधार देय कोषों की पूर्ति के अंदर के बीच में सीधा संबंध बता रहा है। फिर है ऋण योग्य कोषों की मांग। ऋण योग्य कोषों की मांग 3 कारणों से की जाती है। पहला है निवेश। ऋण योग्य कोषों की मांग निवेश के लिए की जाती है। पूंजी की मांग उद्यमी द्वारा इसलिए की जाती है कि पूंजी उत्पादक होती है और उद्यमी यह अपेक्षा करता है कि पूंजी उधार लेकर निवेश कर दे, जिससे उसे कुछ लाभ प्राप्त हो। ब्याज की दर कम होने पर ऋण योग्य कोषों की निवेश की के लिए जो मांग वो भी अधिक होगी, और अगर ब्याज की दर अधिक है तो निवेश की मांग कम होगी। तो इस प्रकार दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। फिर है उपभोग। ब्याज की दर और उपभोग के बीच में भी ऋणात्मक संबंध होता है। अगर ब्याज की दर ज़्यादा है तो उपभोग के लिए ऋण लोग कम लेंगे, और अगर ब्याज की दर कम है तो उपभोग ऋण भी अधिक लिए जाएंगे। तो इस प्रकार उपभोग और ब्याज की दर में भी विपरीत संबंध पाया जाता है। फिर है संचय। ब्याज की दर और संचय मांग में भी विपरीत संबंध पाया जाता है। अगर ब्याज की दर कम है तो संचय की मांग अधिक होगी, और अगर ब्याज की दर अधिक है तो संचय की मांग कम होगी। तो इस प्रकार ऋण योग्य कोषों की कुल मांग में इन तीनों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि DL = I + C + H। DL का मतलब डिमांड ऑफ लोनेबल फंड्स। ऋण योग्य कोषों की मांग जो है वो इन्वेस्टमेंट I, C कंजम्पशन प्लस H होल्डिंग संचय, इन तीनों का योग होती है। उधार देय कोषों की मांग निवेश मांग I व संचय या तरलता पसंद की मांग L का योग है। उधार देय कोषों का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल या नीचे से दाईं ओर गिरता हुआ वक्र होता है। सामने आपको स्क्रीन के ऊपर डायग्राम दिख रहा है। DL = I + L या I + H, जो कि ऋणात्मक ढाल का है। तो उधार देय कोषों की मांग और ब्याज की दर में विपरीत संबंध पाया जाता है। ब्याज दर का निर्धारण। तो इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण वहाँ होगा जहाँ पर उधार देय कोषों का पूर्ति वक्र और उधार देय कोषों का मांग वक्र एक दूसरे के बराबर हो। सामने आपको डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पर हमने SL और DL दोनों वक्र खींचे हैं। दोनों एक दूसरे को P बिंदु पर काट रहे हैं जहाँ पर ब्याज की दर का निर्धारण हो रहा है। तो इस सिद्धांत के अनुसार उधार देय कोषों की मांग और उधार देय कोषों की पूर्ति जहाँ एक दूसरे के बराबर होंगे वहाँ पर ब्याज की दर का निर्धारण होता है। प्रोफेसर विक्सल ने ब्याज की प्राकृतिक दर और ब्याज की बाजार दर के बीच में अंतर किया है। तो ब्याज की जो प्राकृतिक दर है वह दर होती है जिस पर बचत और निवेश बराबर होते हैं, जबकि ब्याज की बाजार दर वह दर होती है जिस पर उधार देय कोषों की मांग व उनकी पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। तो इस प्रकार उधार देय कोष का सिद्धांत प्रतिष्ठित सिद्धांत के ऊपर एक सुधार है, क्योंकि इसमें वास्तविक तत्वों के अलावा मौद्रिक तत्वों को भी सम्मिलित किया गया है। अब है उधार देय कोषों की सिद्धांत की आलोचनाएं। पहली है संचय की गलत धारणा। किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कुल पूर्ति स्थिर होती है। यदि एक व्यक्ति मुद्रा का संचय अधिक करता है तो दूसरे व्यक्ति को ये कम करना होगा। तो इस प्रकार संचय की मात्रा में परिवर्तन नहीं हो सकता। संचय में व्यक्तिगत दृष्टिकोण से परिवर्तन हो सकता है, लेकिन सामूहिक दृष्टिकोण से कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर है अवास्तविक मान्यताएं। इस सिद्धांत में कई अवास्तविक मान्यताएं जैसे पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता, जो कि व्यवहार में नहीं पाई जाती। फिर है वास्तविक एवं मौद्रिक तत्वों का मिश्रण। इस सिद्धांत के अंदर वास्तविक एवं मौद्रिक तत्वों को शामिल किया गया है। ये दोनों तत्व अलग अलग है और इसका विभिन्न चर मूल्य पड़ने वाला प्रभाव भी अलग अलग अध्ययन ही किया जाना चाहिए। फिर है ब्याज निर्धारण में सरकार व केंद्रीय बैंक की उपेक्षा। इस सिद्धांत में ब्याज के निर्धारण में केवल उधार देय कोषों की मांग व पूर्ति को महत्व दिया है, जबकि वर्तमान में सरकार और केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति से ब्याज दर को प्रभावित करती है। फिर है I
विनियोग के प्रभाव की उपेक्षा, कि ब्याज की दर, निवेश, आय और बचत सब परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। फिर है अनिर्धारणीय सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्योंकि ब्याज की निर्धारण के लिए हमें बचत मालूम होनी चाहिए, बचत एवं निवेश का ज्ञान ब्याज दर मालूम होने पर ही हो सकता है, तो इस प्रकार यह सिद्धांत जो है अनिर्धारणीय सिद्धांत इसको कहा जाता है।